तारीख 12 जुलाई 2022। वो गर्मियों की रात, बिहार की राजधानी पटना। सुबह के लगभग 4 बजे होंगे जब शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। गंगा किनारे बसे इस शहर में सन्नाटा पसरा है, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर एक सच्चाई छिपी थी, एक खौफनाक सच्चाई जिससे लोग अनजान थे। उस रात पटना के एक मोहल्ले में कुछ लोग जाग रहे थे, लेकिन ये आम लोग नहीं थे। उनके चेहरों पर नकाब था, हाथों में हथियार और दिमाग में एक ऐसा खौफनाक प्लान जिसे अंजाम देने के लिए वे महीनों से तैयारी कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एक कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी और उस कमरे में थे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उनके सामने पड़े थे कुछ दस्तावेज, तस्वीरें और एक नक्शा। नक्शे पर पटना का वो इलाका गोले में घिरा था जहां कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले थे। डोभाल साहब की उंगली उस नक्शे पर ठहरी हुई थी, क्योंकि उनके पास जो खुफिया रिपोर्ट आई थी वो चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट में लिखा था, प्रधानमंत्री के काफिले पर हमला होने वाला है। हमला 3 लोग करने वाले हैं और यह हमला 12 जुलाई की सुबह पटना में होने वाला है। 3 मिनट बाद डोभाल साहब ने फोन उठाया। दूसरी तरफ थे गृह मंत्री अमित शाह। डोभाल साहब ने कहा, सर, ऑपरेशन ऑक्टोपस को ग्रीन सिग्नल चाहिए। फोन पर जवाब आया, पूरी छूट है। ये कहानी है उस ऑपरेशन की, वो गुप्त मिशन की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो मिशन जिसने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की जान बचाई, बल्कि देश में फैले एक पूरे आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ दी। 2022 का भारत, देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। 12 जुलाई 2022 को उनका कार्यक्रम था बिहार के पटना में। ये कोई आम दौरा नहीं था। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले थे और पीएम मोदी की रैली उस मायने में बेहद अहम थी। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करना था। लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पटना पुलिस से लेकर एसपीजी तक हर कोई अलर्ट मोड पर था, लेकिन जो खतरा मंडरा रहा था वो किसी की नजर में नहीं आ रहा था, क्योंकि खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से था। और वो खतरा था पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। 2006 में केरल में बनी इस संगठन की शुरुआत एक सामाजिक संगठन के तौर पर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका असली चेहरा सामने आने लगा। देश भर में पीएफआई पर गंभीर आरोप लगने लगे, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने से लेकर हत्या, हिंसा और देश विरोधी गतिविधियों तक। केरल में एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर धार्मिक टिप्पणी की थी। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कई लोगों की हत्याएं हुईं। पीएफआई के संचालकों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए और पीएफआई के कई मेंबर आईएसआईएस से जुड़े पाए गए। महीनों पहले से पीएफआई के कुछ खास लोगों की मुलाकातें बढ़ गई थीं। ये मुलाकातें या तो सुनसान इलाकों में या फिर ऐसे घरों में होती थीं जिनके बारे में किसी को पता न था। इन मुलाकातों में जो बातें होती थीं वो किसी आम आदमी की समझ से बाहर थीं। इन मुलाकातों में चर्चा होती थी शहीद बनने की, जन्नत पाने की और देश की सबसे बड़ी हस्ती को निशाना बनाने की। ये लोग जानते थे कि पीएम मोदी की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है, इसलिए उन्होंने तय किया कि हमला उस वक्त किया जाएगा जब पीएम का काफिला हवाई अड्डे से रैली स्थल की ओर बढ़ रहा होगा। इस रूट पर कड़ी सुरक्षा तो होती है, लेकिन उन मौकों पर भीड़ में शामिल होना आसान होता है। प्लान था कि 3 लोग 3 अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात होंगे। उनके पास हथियार होंगे। जैसे ही पीएम का काफिला पास से गुजरे वे हमला कर देंगे और उन्हें पता था कि इस हमले में उनके मारे जाने की पूरी संभावना है, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। उन्हें बताया गया था कि ये शहादत का मौका है। साजिश पूरी तरह तैयार थी, हथियारों की सप्लाई भी हो गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दूसरी तरफ एक शख्स पहले से ही उनके बारे में सब कुछ जान चुका है। वो शख्स जो दुश्मन के दिमाग में बसता है, अजीत डोभाल। ये नाम सुनते ही पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर आतंकी संगठनों तक सबकी धड़कन बढ़ जाती है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। लेकिन डोभाल साहब कोई आम आदमी नहीं है। उनकी कहानी खुद में एक रोमांचक जासूसी कहानी है। अजीत डोभाल 1968 में आईपीएस बने थे, लेकिन जल्द ही उनकी प्रतिभा ने उन्हें खुफिया विभाग तक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि डोभाल साहब ने अपने जीवन के 10 साल से ज्यादा वक्त सिर्फ जासूसी करते हुए गुजारा है। वे पाकिस्तान में घुसकर वहां के हालात का जायजा लेते थे। वे आतंकी संगठनों में घुसपैठ कर उनके राज का पता लगाते थे।
2022 के शुरुआती महीनों में ही डोभाल साहब को कुछ ऐसे इनपुट मिलने शुरू हो गए थे जो चिंता बढ़ाने वाले थे। इनपुट थे, पीएफआई के कुछ लोगों का व्यवहार बदल गया है, उनकी गतिविधियां तेज हो गई हैं, वे ज्यादा मिलने जुलने लगे हैं और उनके पास अचानक पैसे आ गए हैं। और ये सारे इनपुट आ रहे थे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी से। आईबी यानी भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी। आईबी ने पिछले कई सालों में पीएफआई की हर गतिविधि पर नजर रखी थी। उनके पास पीएफआई के लगभग हर बड़े नेता की प्रोफाइल तैयार थी। जून 2022 में एक इनपुट आया कि पटना में कुछ संदिग्ध लोगों की एंट्री हुई है जो पीएफआई से जुड़े हो सकते हैं। और जुलाई के पहले हफ्ते में ही आईबी को एक ऐसा इनपुट मिला जिसने पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया। इनपुट में साफ लिखा था, पीएफआई के 3 सदस्य पीएम मोदी के काफिले पर हमले की योजना बना रहे हैं। तारीख 12 जुलाई, जगह पटना। डोभाल साहब ने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह से बात की। दोनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई। इस रणनीति का नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस यानी अष्टभुज। जैसे ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं और वो हर तरफ से शिकार को घेर लेता है, वैसे ही इस ऑपरेशन में हर तरफ से पीएफआई को घेरना था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी बिना अलर्ट किए। ऑपरेशन ऑक्टोपस कोई आम पुलिस ऑपरेशन नहीं था, ये एक अलग तरह का मिशन था। इसकी योजना बनाने में वही तरीके इस्तेमाल किए गए थे जो 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में और 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने की योजना में काम आए थे। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और देश भर की पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस, इन सबको साथ लाया गया। करीब 200 अधिकारियों को इस ऑपरेशन के लिए चुना गया। लेकिन सबसे अहम बात, इन अधिकारियों को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। हर टीम को सिर्फ उतना ही बताया गया जितना उनके काम के लिए जरूरी था। अब तय किया गया कि पूरे देश में एक ही समय पर और एक ही साथ छापे मारे जाएं। ये पूरी प्लानिंग 3 से 4 महीने पहले से शुरू हो गई थी। डोभाल साहब ने खुद इसकी मॉनिटरिंग की। वे लगातार आईबी, एनआईए और दूसरी एजेंसियों के संपर्क में बने रहे। लेकिन सबसे नाटकीय मोड़ आया 2 सितंबर 2022 को। ये वो दिन था जब प्रधानमंत्री मोदी केरल के कोच्चि में थे आईएनएस विक्रांत को कमीशन करने के लिए। ये एक बड़ा समारोह था, पूरी दुनिया की नजरें उस पर थीं। लेकिन जो दुनिया नहीं जानती थी वो ये था कि पीएम मोदी के साथ एक और शख्स भी कोच्चि पहुंचा था, अजीत डोभाल। और डोभाल साहब वहां सिर्फ आईएनएस विक्रांत देखने के लिए नहीं गए थे। कोच्चि में डोभाल साहब ने केरल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुप्त बैठकें की। केरल में पीएफआई की सबसे मजबूत पकड़ थी, वहां से उनकी जड़ें उखाड़ना सबसे बड़ी चुनौती थी। डोभाल साहब ने केरल पुलिस को साफ निर्देश दिया कि बिना एक गोली चलाए पीएफआई को जड़ से उखाड़ना है। इस बीच एक और काम हो रहा था, बहुत ही नाजुक काम। डोभाल साहब देश के कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्हें पीएफआई के असली चेहरे से अवगत करा रहे थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब पीएफआई पर कार्रवाई हुई तो देश के बड़े मुस्लिम संगठनों ने उसका समर्थन किया। 22 सितंबर 2022 की रात पूरे देश में सन्नाटा था, लेकिन 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर एनआईए और ईडी की टीमें तैनात थीं। उनके हाथों में सर्च वारंट थे, उनके कानों में ईयरफोन थे और वे सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। रात के करीब 2 बजे सिग्नल मिला, गो गो गो। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक मकान के बाहर कुछ लोग खड़े थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये एनआईए के अधिकारी थे। उनके पास पीएफआई के एक बड़े नेता का एड्रेस था। ठीक 2:05 पर दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब मिला, एनआईए, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही अंदर हड़कंप मच गया। कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कागज जलाने की, लेकिन एनआईए ने हर रास्ता पहले से बंद कर रखा था। पीछे के दरवाजे पर भी टीम तैनात थी। कुछ ही मिनटों में पीएफआई के उस नेता को हिरासत में ले लिया गया। उसके कंप्यूटर, फोन, दस्तावेज सब जब्त कर लिए गए। ये सिर्फ एक ठिकाने की कहानी थी। ऐसे ही 93 ठिकानों पर एक साथ छापे पड़ रहे थे। सुबह होते होते 106 से ज्यादा पीएफआई के नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। अब पूछताछ शुरू हुई और पूछताछ के दौरान जो राज खुले वो चौंकाने वाले थे। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ में पता चला कि 12 जुलाई 2022 को पीएम मोदी के पटना दौरे के दौरान हमले की पूरी योजना बन चुकी थी। 3 लोगों को चुना गया था, उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, हथियारों का इंतजाम किया गया था।
पूछताछ में यह भी पता चला कि पीएफआई सिर्फ एक सामाजिक संगठन नहीं था, उसके पास अपना हथियारों का नेटवर्क था। उसके लोगों को ट्रेनिंग कैंपों में प्रशिक्षण दिया जाता था। वहां उन्हें हथियार चलाना, बम बनाना और आतंकी हमले करना सिखाया जाता था। पीएफआई के पास फंडिंग का भी बड़ा नेटवर्क था। ईडी की जांच में पता चला कि पीएफआई विदेशों से भी पैसा ले रही थी। ये पैसा आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होता था। कई बार तो ये पैसा हवाला के जरिए भेजा जाता था ताकि पता न चले। 27 सितंबर 2022 पहले चरण के छापों के कुछ ही दिन बाद एक बार फिर देश भर में एनआईए और ईडी की टीमें सक्रिय हो गईं। ये था ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0। इस बार 8 राज्यों में एक साथ छापे मारे गए और इस बार 21 पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। असम में 8, कर्नाटक में 7 और बाकी दूसरे राज्यों से। इन गिरफ्तारियों के बाद पता चला कि पीएफआई और भी बड़े हमलों की योजना बना रही थी। उनके निशाने पर थे सरकारी भवन, बड़े बड़े नेता और आरएसएस जैसे संगठनों के कार्यकर्ता। पीएफआई के पास अपने स्कूल थे, अपने मदरसे थे, अपने ट्रेनिंग सेंटर थे। इन जगहों पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जाता था, उन्हें हिंसा के लिए तैयार किया जाता था। ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0 ने पीएफआई की कमर पूरी तरह तोड़। हर बड़ी साजिश के पीछे कोई न कोई मास्टरमाइंड जरूर होता है, कोई ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे से तार हिलाता है। पीएफआई की इस साजिश के पीछे भी एक ऐसा ही शख्स था। नाम है अनवर रशीद। पीएफआई का एक बड़ा नेता जो पर्दे के पीछे रहकर संगठन की गुप्त गतिविधियों को संभालता था। पूछताछ में पता चला कि अनवर रशीद ही वो शख्स था जिसने पीएम मोदी पर हमले की योजना बनाई थी। अनवर रशीद पढ़ा लिखा था, उसका अच्छा खासा परिवार था, लेकिन पीएफआई के संपर्क में आने के बाद उसकी सोच बदल गई। उसे यकीन दिलाया गया कि वह एक महान मिशन पर है और उसकी शहादत उसे जन्नत में ले जाएगी। अनवर रशीद संगठन का सीक्रेट विंग का हिस्सा था, वो विंग जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देती थी। पीएम मोदी पर हमले की योजना उसके करियर का सबसे बड़ा प्लान था। उसने उन 3 लोगों को चुना था जो ये हमला करने वाले थे। उन्हें ट्रेनिंग दी गई, उनके परिवारों को पैसे दिए गए ताकि वे इस काम के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अनवर रशीद को क्या पता था कि दूसरी तरफ आईबी के लोग उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। उसके हर फोन कॉल की रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसका हर कदम ट्रैक किया जा रहा था। अनवर रशीद की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने कई और राज खोले। उसने बताया कि पीएफआई के और भी कई प्लान थे, कई और बड़े निशाने थे, लेकिन ऑपरेशन ऑक्टोपस की वजह से वे सब नाकाम हो गए। पीएफआई कोई मामूली संगठन नहीं था, वह एक अच्छी तरह से संगठित, अच्छी तरह से फंडेड और अच्छी तरह से ट्रेंड आतंकी नेटवर्क था। और उसका मकसद था भारत में अशांति फैलाना, कट्टरपंथ फैलाना और देश को कमजोर करना। अगर ऑपरेशन ऑक्टोपस नहीं हुआ होता तो शायद पीएफआई और भी बड़े हमले करती, शायद पीएम मोदी पर हमला हो भी जाता। लेकिन अनवर रशीद आज जेल में है, उसके खिलाफ देशद्रोह और आतंकी गतिविधियों के मामले चल रहे हैं। जरा सोचिए, अगर वो ऑपरेशन समय पर नहीं होता तो क्या होता? क्या भारत एक बहुत बड़े खतरे का सामना करता या फिर इतिहास कुछ और ही लिखा जाता? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी सच्ची और रोमांचक 2D डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल नेशन डिकोड को सब्सक्राइब जरूर करें।